बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। तो कुछ दुख के विषय भी आपके साथ साझा करूं। आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए है और खुशी का विषय इसलिए है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश जो भारतवर्ष का हृदय है, उत्तर प्रदेश जो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, आज उस प्रदेश का 73वां 73rd फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है। तो स्वाभाविक है 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासी और 135 करोड़ हिंदुस्तान के निवासियों के लिए ये गर्व का विषय है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। याद करिए 73 साल पहले किस प्रकार से एक बहुत ही आकांक्षा के साथ, एक एस्पिरेशन के साथ इस प्रदेश की स्थापना की गई। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, अनेकों वर्षों तक जिस प्रकार की राजनीति ने उत्तर प्रदेश को घेर कर रखा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की छवि भारतवर्ष में एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता था। और खुशी के साथ कहना चाहूंगा 2017 के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी जी 2017 के पश्चात जिस प्रकार की राजनीति और विकास युक्त राजनीति उत्तर प्रदेश में रही, उत्तर प्रदेश आज गौरव का आभास करता है। आज उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को मैं बधाई देता हूं कि आज उत्तर प्रदेश मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन के सरकार के अंतर्गत एक सुरक्षित और समृद्ध प्रदेश है, एक सिक्योर प्रदेश है और एक एस्पिरेशनल स्टेट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी जिस प्रकार से 12वें स्थान से आज हम दूसरे स्थान पर आए हैं और आर्थिक परिस्थिति उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार से बदली है और 6ठे स्थान से आज दूसरे स्थान पर आए हैं, यह भी अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए एक बधाई का विषय है। 50 से अधिक ऐसे केंद्र योजनाएं हैं जिनमें आज उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य के रूप में काम करती है। ये दिखाता है कि 73वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का इट्स अ माइलस्टोन एज फार एज डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज कंसर्न। विकास का एक महत्वपूर्ण पायदान वो छू चुका है। जैसे मैंने आपको कहा, आज कुछ खुशी की बातें भी हैं तो कुछ दुख के विषय भी। जहां पूरा उत्तर प्रदेश, जहां आदरणीय मोदी जी, जहां योगी जी आज समस्त उत्तर प्रदेश के निवासियों को, समस्त भारतवर्ष को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की बधाई दे रहे हैं, वहीं मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने एक महत्वपूर्ण अखबार में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू पढ़ा और मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन जीवन नहीं? हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, यह तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार
वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वह पहुंच गए। मीडिया के बंधु, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूं, क्योंकि आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं और पूछना भी चाहिए। आप चतुर्थ स्तंभ हैं। आप कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को खींचकर लाती है। हम नहीं लाते, हम नहीं लाते हैं। आज सुबह का आप देख लीजिए संदेश, योगी आदित्यनाथ जी का क्या संदेश है। स्थापना दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी का एक ही संदेश है और वो संदेश विकास का। किस प्रकार अर्थनीति आगे बढ़ी है उसका है। और आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है, जो अखबार की सुर्खियां बन के छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। ये जो चुनाव हो रहा है तुष्टिकरण के पराकाष्ठा के कारण, द हाइट्स ऑफ अपीजमेंट, उसके कारण जिस प्रकार से अखिलेश यादव जिन्ना और पाकिस्तान के विषय में बात कर रहे हैं, मैं आज तमाम अखबारों में पढ़ रहा था, कहीं भी मैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का लिस्ट नहीं देख रहा। क्या कारण है? मैं गाड़ी में आया तो वाहन चालक भाई ने मुझे बताया कि भैया यहां पर तो उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित ना हो रही, अखिलेश भाई तो घोषित ही नहीं कर रहे। मैंने कहा क्यों? बोला सब गुंडे बदमाश है, तभी ना घोषित। सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है, तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। आज सुबह से जिस प्रकार पाकिस्तान 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 का रट लगाए हुए हैं कि नहीं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। ये वही अखिलेश जी जिन्होंने आतंकवादियों के लिए कोर्ट तक में गुहार लगाया था, उनको छुड़वाने की सारी प्रक्रिया पूरी की थी। ये तो शुक्र है कोर्ट का उत्तर प्रदेश में कि न्याय प्रक्रिया ने उस पर रोक लगाई और आज समझ में आता है कि आखिरकार पाकिस्तान को अपना असली दुश्मन अखिलेश यादव क्यों नहीं मानते। आज लखनऊ में बैठकर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी से एक चैलेंज करती है, एक चुनौती करती है, और वो चैलेंज है, अखिलेश जी यदि आप में हिम्मत है, नैतिकता है, मोरालिटी है, क्रेडिबिलिटी है, तो आप अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करें। कौन कहां से लड़ रहा है इस सूची को जारी करें। हम सब जानते हैं ये सूची जारी नहीं होगी, और क्यों नहीं होगी यह भी आप समझते हैं। मीडिया वालों ने मुझे इससे पहले बताया, आने से पहले मैं कुछ अपने मीडिया के भाइयों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा टिकट तो भाई साहब व्हाट्सएप से जा रहे हैं, व्हाट्सएप से भेजे जा रहे हैं, घोषित नहीं किए जा रहे। नाहिद हसन का घोषणा हुआ था, नतीजा पूरे हिंदुस्तान में रहा आक्रोश, और इसी कारण से उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं हो रही। बंधुओं, कल मैंने यह भी सुना, टीवी में देखा, मैंने अखबारों में आज पढ़ा है, अखिलेश जी ने चिट्ठी लिखा है इलेक्शन कमीशन को। वो चाहते हैं कि हमारे जो मीडिया के बंधु बैठे वो ओपिनियन पोल ना दिखाए, ओपिनियन पोल ना करें। स्वाभाविक है, आज ओपिनियन पोल पे बरसे हैं। मैं आज लिख के दे रहा हूं 10 मार्च को ईवीएम पे बरसे। आज ओपिनियन पोल खराब नजर आ रहे हैं, 10 मार्च को शाम तक बोलना शुरू कर देंगे ईवीएम खराब थे तभी हम हार गए। ना इनको जनता की ओपिनियन से मतलब है, ना इनको संस्थाओं के ईवीएम और कोर्ट से मतलब है, इनको केवल और केवल गुंडई से मतलब है और किसी विषय से मतलब नहीं। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है
ये एक्सप्रेस वे का चुनाव है। दिस इलेक्शन is an election of expressway. And this appeal of mine is to the youth of Uttar Pradesh, the educated, dynamic youth of Uttar Pradesh. It is a versus election, expressway of Bharatiya Janata Party versus the expressway of Samajwadi Party. The expressways of Bharatiya Janata Party are Ganga Expressway, Purvanchal Expressway, Bundelkhand Expressway, Gorakhpur Link Expressway. और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, गुंडई एक्सप्रेसवे, रंगदारी एक्सप्रेसवे, दंगई एक्सप्रेसवे और माफिया एक्सप्रेसवे चुनना आपको है। गंगा एक्सप्रेसवे और गुंडई एक्सप्रेसवे के बीच में चुनना आपको है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और रंगदारी एक्सप्रेसवे के बीच में चुनना आपको है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दंगाई एक्सप्रेसवे के बीच में चुनना आपको है। गोरखपुर लिंक वे और माफिया एक्सप्रेसवे के बीच में। और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, विद्वान है। चुनेगी तो वो ज्ञान को ही, चुनेगी तो वो विकास को। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। सीधे सीधे अखिलेश यादव पर वार करते हुए, समाजवादी पार्टी पर वार करते हुए कि गुंडई एक्सप्रेसवे आपको चुनना है या फिर गंगा एक्सप्रेसवे चुनना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो चुनाव है ये एक्सप्रेसवे का चुनाव है। एक तरफ गंगा एक्सप्रेसवे है, दूसरी तरफ गुंडई एक्सप्रेसवे है। आपको चुनना है कि आप क्या चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो पाक से प्यार करता है उसके बारे में क्या कहे। पाक पर अपने बयान पर अखिलेश माफी मांगे। चुनाव में जिन्ना पाक को लेकर अखिलेश यादव आए थे, न कि बीजेपी लेकर के आई थी। तो सीधे सीधे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए, निशाना साधते हुए संबित पात्रा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनावी और जुबानी जंग जो है वो तीखे और तेज होते जा रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार लंबे समय से जारी है। और इस बीच एक बार फिर से जिन्ना भी निकला, वोटर से जिन्ना का जिन्न भी निकला है, पाकिस्तान राग भी निकला है और बीजेपी इसे छोड़ने को कतई तैयार नहीं। संबित पात्रा ने साफ तौर पर कहा कि 2017 के पहले के समय को याद कीजिए। अब उत्तर प्रदेश की आर्थिक हालत भी बेहतर हुई है, वहां की कानून व्यवस्था भी बेहतर हुई है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते, ये उनकी सोच और मानसिकता को दर्शाता है। 10 मार्च को सब कुछ साफ हो जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा आपसे कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए कि अखिलेश यादव जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है। पाक पर अपने बयान पर अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। एक बार फिर से आपको सुना देते हैं क्या कुछ कहा संबित पात्रा ने। देखिए, यूपी सरकार एक संवैधानिक सरकार है, वो संविधान में विश्वास करती है। इस प्रकार के लांछन तो लगाए जाते हैं उन लोगों से जिनको पता है कि उनकी वास्तविकता क्या है। मगर ये जो डर का वातावरण है माफिया के अंदर, डॉन्स के अंदर, जो माफिया और डॉन पहले उत्तर प्रदेश को अपना बपौती मानते थे, कुछ मुझे लगता है ये डर कि अगर हम लोगों के ऊपर हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे, ये डर ठीक है, किंतु ये लांछन ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था में विश्वास रखती है, सभी के जान का हिफाजत करती है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। मीडिया के बंधु, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूं, क्योंकि आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं और पूछना भी चाहिए। आप चतुर्थ स्तंभ हैं। आप कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को खींचकर लाती है। हम नहीं लाते, हम नहीं लाते हैं। आज सुबह का आप देख लीजिए संदेश, योगी आदित्यनाथ जी का क्या संदेश है। स्थापना दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी का एक ही संदेश है और वो संदेश विकास का है।
किस प्रकार अर्थनीति आगे बढ़ी है उसका है। और आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है, जो अखबार की सुर्खियां बन के छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। वहीं यूपी की चुनावी जंग में फिर अब्बाजान लौट आए हैं। 80-20 वाले बयान से चौंकाने वाले सीएम योगी ने कल गाजियाबाद में चुनाव प्रचार किया और फिर से अब्बाजान वाला तांग चला। दरअसल आपको बता दें कि पहली लड़ाई पश्चिमी यूपी की है, जहां ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण हिट फॉर्मूला रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी को इसी फॉर्मूले पर बम्पर जीत मिली, इसलिए बीजेपी फिर इस बार भी इसी राह पर जीत देख रही है। कुछ भी बोल दो, कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है। हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। मैं आपसे कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को वो गाना सुनवा दीजिए। सपा की सरकार के समय तो यहाँ से पलायन होता था, आम जनता का भी, उद्योग का भी, व्यापारियों का भी। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश की जनता एक झूठ बोलने वाली सरकार को हटाना चाहती है। यूपी में जंग तेज हो गई, नारे गूंजने लगे, घर घर तक नेताओं की टोली पहुंचने लगी। पहली जंग पश्चिमी यूपी में है, इसलिए सबसे ज्यादा चुनावी शोर यही है। सभी दलों ने जीत का परचम फहराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण का इतिहास रहा है, फिर भला वर्तमान इससे कैसे दूर रहे। फिजा में फिर दंगा, पलायन, अब्बाजान और हिंदू मुसलमान जैसे शब्द तैरने लगे। चुनावी भाषण तो इसके बिना खत्म ही नहीं हो रहा। कल गाजियाबाद में घर घर प्रचार करने निकले सीएम योगी ने हुंकार भरी तो दंगा, पलायन से लेकर अब्बाजान तक पहुंच गए। मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दिया और फिर जो दंगों का सिलसिला शुरू हुआ प्रदेश के अंदर, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तब थमा जब ये आहट हो गई कि क्या बीजेपी आने वाली है। चुनावी तारीख आते ही 80-20 फॉर्मूला वाला बयान देकर सीएम योगी ने बता दिया था कि यूपी में प्रचार का रुख क्या होगा। इसके बाद तो विकास बनाम हिंदू मुसलमान की जंग ही छिड़ गई। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। ना हमने कहा जिस सबके लिए हमने काम किया है और सबका हमें समर्थन मिलेगा। 20% वोटों में ये सपा, बसपा, कांग्रेस आदि जो राजनीतिक दल है उसके अंदर सिमट करके रह जाएंगे, क्योंकि ये जातिवादी राजनीति करते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को संरक्षण देने वाली राजनीति। पश्चिमी यूपी की सियासत ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूम रही है। पिछले चुनाव में दंगा पलायन का दांव खूब चला, बीजेपी इस रेस में बाजी मार गई, उसे झोली भर भर कर सीटें मिली। इस बार भी जोर इसी पर है। अखिलेश ने मुस्लिम वोट के बिखराव को रोकने के लिए जिन्ना काट चला तो बीजेपी भी उसी पिच पर कूद पड़ी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं। समाजवादी पार्टी को जब 2012 में सत्ता मिली तो समाजवादी पार्टी ने
पहला निर्णय लिया था श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है, उनको सत्ता मिली, उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमों। यूपी में पहले दौर में पश्चिमी यूपी के उन सीटों पर मतदान है जहां मुसलमान बड़ा फैक्टर हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो अलीगढ़ में 42.64%, मुजफ्फरनगर में 41.3%, मेरठ में 34.43%, हापुड़ में 32.12%, शामली में 28.1%, बागपत में 27.98%, गाजियाबाद में 25.35% और बुलंदशहर में 22.22% मुसलमान हैं। ये वोट ही यहाँ की सियासत तय करते हैं। ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण भी इसी का नतीजा है। फिर चुनावी पारा चढ़ेगा तो दंगा, पलायन, जिन्ना अब्बा जान के नारे तो शोर मचाएंगे ही। आज तक ब्यूरो। कैराना बीजेपी की जीत की प्रयोगशाला रही है। 2014 और 2017 में यहां से जीत की बयार बही और यही कारण है कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार में कैराना पर पूरा जोर दिया है। आपको बता दें कि अमित शाह ने चुनाव प्रचार की शुरुआत यहीं से की और प्रचार में केंद्र में थे पलायन के बाद लौटे हिंदू परिवार। कैराना बीजेपी का हॉट फॉर्मूला रहा है। यही कारण है कि बीजेपी ने पश्चिम यूपी में फिर परचम लहराने के लिए इसी दांव पर भरोसा किया। अमित शाह ने चुनावी प्रचार का आगाज भी यहीं से किया। डोर टू डोर कैंपेन में अमित शाह ने उन्हीं दरवाजे को खटखटाया जो पलायन के बाद फिर से लौटे। यही कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। कैराना एक चुनावी सिंबल है जिसकी याद आते ही 2014 के वो पोस्टर याद आने लगते हैं। इन पोस्टरों का अब नामो निशान नहीं है। दीवारों पर लिखे अल्फाज भी मिट गए, लेकिन सियासी फिजा में ये अब भी तैर रहे हैं। बार बार उन्हें उकेरा जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है। हमने जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन हाँ, तुष्टीकरण भी नहीं होने दिया। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने दिए गए, लेकिन सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया गया। उनका जातिवादी सोच परिवार तक सीमित था। उनकी विकास की सोच अपने स्वयं के परिवार के विकास की थी। हमारा राष्ट्रवादी सोच सबका साथ, सबके विकास का है। मुझे ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तराखंड के पलायन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? और मुझे याद है कि जिस समय सूची जारी की थी भारतीय जनता पार्टी ने पलायन की, वो झूठी सूची थी। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि चुनाव विकास पे नहीं हो, चुनाव नौकरी पर न हो, चुनाव महंगाई पर न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर महंगाई का जवाब नहीं है। अब तो कैराना के उम्मीदवारों पर भी जंग छिड़ गई है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी नाहिद हसन को पलायन का जिम्मेदार बताकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया। नाहिद पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था और उम्मीदवारी घोषित किए जाने के 2 दिन बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा, उनको टिकट दें। कैराना फॉर्मूला से ही बीजेपी ने 2017 में पश्चिमी यूपी में 136 में से 109 सीटें बटोरी थी। इस बार इसे दोहराने की चुनौती है तो पलायन के साथ बात दंगा, हज हाउस और मानसरोवर भवन तक पहुंच गई। आस्था को सम्मान किस कदर, आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आपके गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो गया है।
पहले यहां हज हाउस बनता था, नियमों की अनदेखी करते हुए। आज हज हाउस नहीं, आज तो भाइयों बहनों कैलाश मानसरोवर का भवन बन रहा है। इस तरह से इन्होंने धर्मार्थ मंत्रालय को डिफंक कर दिया था और ये कब्रिस्तान और हज हाउसेस बना रहे थे। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर और लोग हैं जो तीर्थार्थी जाते हैं। मानसरोवर भवन नहीं बनाया इन्होंने, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो ये तो हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये तुष्टीकरण की बात करते हैं। इन्हें कब्रिस्तान और हज हाउस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। पलायन और दंगे के मुद्दे चुनाव दर चुनाव काम आते रहे हैं, लेकिन 2022 में ये कितने कारगर रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। डर तो ये है कि कहीं काट की हांडी बार बार चढ़ाने से जल न जाए। आज तक ब्यूरो। हिंदू मुसलमान का चुनावी खेल यूपी में हो रहा है, लेकिन बाउंसर महाराष्ट्र में चल रहे हैं। 25 साल तक साथी रहे शिवसेना ने हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया है। राहुल के बाद उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी के हिंदुत्व को सत्ता हासिल करने की सीढ़ी बता दिया है। चुनाव यूपी में है, हिंदुत्व के दांव यूपी में चले जा रहे हैं। मंदिर मंदिर यूपी में हो रहा है। लेकिन हिंदुत्व पर तीर लखनऊ से 1400 किलोमीटर दूर मुंबई से चला जा रहा है। बीजेपी के 25 साल तक साथी रही शिवसेना ने हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के हिंदुत्व को न सिर्फ नकली कहा, बल्कि सत्ता हासिल करने की सीढ़ी भी बता दिया। तर माझाही वापर करून शिवसेनेचाही वापर करून तुम्ही जिंकलात असं आम्ही म्हणू शकतो। कशाला पाहिजे होतो मी तिकडे? कोण आहे मी असा की अर्ज भरायला माझी तिकडे उपस्थिती पाहिजे होती? आग्रह करून करून मला बोलवलं होतं आणि मी गेलो होतो। पण जिंकल्यानंतर वापरा आणि फेकून द्या। आपल्याला नामशेष करायला गेले। हा हिंदुस्थान म्हणजे माझ्या मांडीखाली माझ्या अंगठ्याखाली असला पाहिजे। आणि जसं इंग्रजांच्या वेळेला एक गुलामगिरीचं वातावरण देशात तयार झालं होतं, ते वातावरण तयार करणं हे हिंदुत्व नाही आणि हिंदुत्ववादी खरे हिंदू हे असं कदापि होऊ देणार नाही। उत्तर प्रदेश के आखिरी दिन फेजेस के उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी का मंथन शुरू हो चुका है। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक इस वक्त चल रही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह पहुंच चुके हैं। बैठक में संगठन महासचिव सुनील बंसल भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं। तो आज बाकी नामों को लेकर यहां पर मंथन होगा।